हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और हमारी चल रही है बहुत ही शानदार वन शॉट सीरीज, जिसके अंदर हम लोगों ने पार्ट बी का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट किया लास्ट क्लास में, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड आई होप कि आप लोगों ने उस चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अब क्लियर हो चुके होंगे। और सभी चैप्टर के रिवीजन के साथ साथ आपको केस स्टडीज को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो चलिए बच्चों, आज डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए अपनी अटेंडेंस लगाइए चैप्टर नंबर 10 के लिए और स्टार्ट करते हैं फिर अपनी आज की रिवीजन। बच्चों, चैप्टर नंबर 9 ने तो आपको ये बताया कि पैसा कहाँ से आएगा और उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। बट वो पैसा जहाँ से आ रहा है उसी जगह को हम यहाँ पर कह रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि एक ऐसा बाजार जहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा और बेचा जाता है। और यहाँ पे इसकी टर्मिनोलॉजी के अंदर हम लोग दो वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, क्रिएट और एक्सचेंज। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, चलो देख लेते हैं इनकी भाषा में। इट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। उन्होंने कहा कि एक ऐसी मार्केट है जहां पर या तो आप फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट कर रहे हैं या आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, सच एज इक्विटी, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड द बॉन्ड्स। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप पैसों की रिक्वायरमेंट है आपको, या फिर आप कोई ऐसे पर्सन है जिसके पास सरप्लस मनी है, तो दो ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके पास एक्सेस मनी है और एक ऐसा पर्सन जिसको पैसों की जरूरत है। जिन लोगों के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है यानी कि सरप्लस मनी है, वो कहलाते हैं हमारे हाउस होल्ड्स या हमारे सेवर्स। बट ऑन द अदर हैंड, जो लोग इस पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए इस मार्केट के अंदर आए हैं, जिन्हें अपने बिजनेस में इस पैसे को इन्वेस्ट करना है, उन्हें हम लोग कहते हैं यहाँ पर बिजनेस फर्म्स या इन्वेस्टर। अब दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। एक को कहीं पर पैसा लगाना है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा है, तो एक को पैसों की जरूरत है ताकि वो फर्दर उसको अपने बिजनेस एक्टिविटी में लगा सके। तो दोनों को यहाँ पर मिलाने का काम करती है हमारी फाइनेंशियल मार्केट, और इसी मार्केट की वजह से एक लिंक क्रिएट होता है बिटवीन द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो देखिए जरा, यहाँ पे लिखी हुई है ये बात, दैट इट इज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द बोरोवर्स, या आप इसे इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लिंकिंग प्रोसेस है ना, कि फाइनेंशियल मार्केट जिस प्रोसेस की हेल्प से इन बायर्स और इन सेलर्स, या मैं कहूँ इन सेवर्स और इन्वेस्टर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, उसे हम यहाँ पे एक फंक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन। तो एलोकेटिव फंक्शन क्या है कि एक ऐसा फंक्शन हमारी फाइनेंशियल मार्केट का जिसके अंदर सेवर्स को एक प्लेस मिल रही है कि वो अपने पैसे को यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस फर्म्स को वो जगह मिल रही है जहां पर उनको पैसा मिलेगा ताकि वो फर्दर अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर सके, और इसी को एलोकेटिव फंक्शन कहा गया। अब इस एलोकेटिव फंक्शन के दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि भाई अगर इस एलोकेटिव फंक्शन को परफॉर्म किया गया अच्छे तरीके से, तो जो भी रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाएगा हाउस होल्ड्स को, भाई वही लोग तो आ रहे हैं ना पैसा लेके, तो वो रेट ऑफ रिटर्न हमेशा हायर होगा। तभी तो इन्वेस्टर आएगा यहाँ पर, तभी तो सेवर अपना पैसा लेकर आएगा ना कि ठीक है यार मेरा पैसा है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसको रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है। दूसरी बात कि जितने भी यहाँ पर, क्योंकि भाई पैसे ऐसे तो है नहीं कि अनलिमिटेड है, हम यहाँ कह सकते हैं कि वो रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स हैं, तो उन स्केर्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल उन्हीं लोगों के लिए किया जाएगा जिनके पास मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस होंगे, यानी कि उसी बिजनेस फर्म को यहाँ पर पैसा मिलेगा जिसमें हमें दिख रहा है कि आगे फर्दर जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो ज्यादा है, यानी कि हर किसी को हम पैसा नहीं दे रहे हैं, जो हमें ज्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस लाकर दिखाएगा उसी को यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दो एलोकेटिव फंक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस थे जो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो मार्केट है ना,
अब देखो, हर एरिया के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मार्केट्स होती है जहां पर आप अपने स्पेसिफिक कमोडिटी को जाकर खरीद या बेच सकते हो। जैसे हम बोलते हैं सब्जी मंडी, वेजिटेबल मार्केट, तो वहां पर सीधी सी बात है कि आप सब्जियों में डील करते हैं। कपड़ा मार्केट, तो वहां पर आप कपड़ों में डील कर रहे हैं। फर्नीचर मार्केट, तो फर्नीचर में डील कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपके पास फर्नीचर है, आप उसे जाके मार्केट में बेचोगे तो बदले में आपके पास पैसा आ जाएगा। अब अगर किसी पर्सन के पास फाइनेंशियल एसेट्स है, शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो आपकी फाइनेंशियल मार्केट आपको लिक्विडिटी देती है, आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक बिल्कुल रेडी मार्केट है जहां पर आप सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एसेट्स को। यहाँ आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी मिलेगा और शॉर्ट टर्म के लिए भी फंड मिलेगा। ठीक है, अब अपने इसी फाइनेंशियल मार्केट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं मनी मार्केट, तो दूसरे को हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। अब हमारी पैसों की जो रिक्वायरमेंट है ना बच्चों, वो अलग अलग टाइम के लिए हो सकती है। कभी हमें पैसा बहुत लंबे समय के लिए चाहिए, यानी कि मोर देन 1 ईयर के लिए, बट कभी कभी हमारे पैसों की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, बहुत कम समय के लिए, जैसे कि हो सकता है मात्र 1 महीने के लिए, कभी कभी 1 दिन के लिए भी पैसा चाहिए होता है। मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर के लिए ही हमें पैसा यहाँ पर चाहिए। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 ईयर तक की है तो आप मनी मार्केट में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको शॉर्ट टर्म फंड मिलता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक की होती है। बट अगर वहीं पे आपकी पैसों की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि मीडियम और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप कैपिटल मार्केट में जा सकते हो, जहां पर आपको डेट और इक्विटी दोनों की फॉर्म में पैसा मिल सकता है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो मीनिंग तो हम लोग समझ चुके हैं, बाकी के पॉइंट्स को देखते हैं। पार्टिसिपेंट्स, कैपिटल मार्केट में कौन आता है और मनी मार्केट में कौन आता है? तो बच्चों, कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स और कुछ ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं। बट वहीं पे मनी मार्केट के अंदर हमारे आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कुछ फाइनेंस कंपनीज जाती हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, यानी कि किस फॉर्म में पैसा मिलता है, तो कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, अब शेयर्स कोई से भी हो सकते हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस। बट वहीं पे अगर मनी मार्केट की बात की जाए तो यही हमें पैसा मिलता है ट्रेजरी बिल्स की फॉर्म में। ये जो टी बिल्स है, इसका मतलब होता है ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स, ट्रेड बिल्स रिपोर्ट्स, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इनकी जो डिटेल है वो अब आपके कोर्स में नहीं है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट को आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ उनके नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आउटले, कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो कहने को तो जब बच्चे से पूछा जाता है ना कि बेटा कहाँ ज्यादा पैसा लगता है, तो सबको लगता है कि कैपिटल मार्केट एक बड़ी मार्केट है तो वहीं पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती होगी। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैपिटल मार्केट पर यूनिट के हिसाब से भी डील करती है। मतलब कि तुम्हारी जेब में मात्र 1,000 रुपए हैं और तुम चाहते हो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर अगर आपको एक शेयर भी खरीदना हो तो खरीद लो। एक शेयर मान लो 100 रुपए का है, तो 1,000 रुपए में तो तुम 10 शेयर खरीद लोगे। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट आउटले ज्यादा चाहिए। जैसे कि एक ट्रेजरी बिल मिनिमम 25,000 रुपए का होता है और उसके बाद वो उनके मल्टीपल्स में ही मिलता है, जैसे कि 25 के बाद 50, 50 के बाद 75,000 और फिर 1,00,000 एंड सो ऑन। तो आप देखो ना कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आउटले पर यूनिट के हिसाब से कहाँ ज्यादा दिख रहा है, मनी मार्केट के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट आउटले बेटा कैपिटल मार्केट में तो आपको एक ह्यूज फाइनेंशियल आउटले नहीं चाहिए, बट मनी मार्केट में डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव थोड़े से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो होते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए है, जो 1 साल से ज्यादा के लिए, और यहाँ पर अप टू 1 ईयर तक के लिए आप इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। लिक्विडिटी डेफिनेटली, अब क्योंकि मनी मार्केट आपकी एक ऐसी मार्केट है जो अप टू 1 ईयर की मेच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स आपको ऑफर कर रही है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी ज्यादा है, हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है एज कंपेयर टू दी कैपिटल मार्केट। देन सेफ्टी की बात करें, सो 1 साल के अंदर अंदर पैसे की रिकवरी है तो वो सेफ है, ये थोड़ा सा रिस्की होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट में क्योंकि आप कम समय के लिए जा रहे हो, कम ही पैसा है, तो बहुत ज्यादा एज सच रिटर्न इतना नहीं है। बट यहाँ जनरली, ये नहीं मैं कहूंगी कि हमेशा यहाँ पर आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं, रिस्क भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर लेकिन जनरली आपको हायर रिटर्न्स ही देखने को मिलते हैं।
ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा डिफरेंस। अब कैपिटल मार्केट भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैपिटल मार्केट को भी हम दो तरीके से देखते हैं, एक प्राइमरी मार्केट तो एक सेकेंडरी मार्केट। मतलब कि अगर तुमको नए नए शेयर्स चाहिए, नए शेयर्स में डील करना है तो प्राइमरी मार्केट में चले जाओ, बट वहीं पे ऑलरेडी अगर शेयर्स में डील कर रहे हो, एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं यानी कि पुराना सामान है, तो सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट नए सामान में डील कर रही है और सेकेंडरी मार्केट पुराने सामान में डील कर रही है। तो बेटा सबसे पहले अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो क्योंकि ये नए नवेले हैं भाई, नई चीजों में डील करते हैं, नई सिक्योरिटीज में डील करते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम है न्यू इशू मार्केट। ठीक है, तो यहां पर उन्हीं सिक्योरिटीज में डील किया जाएगा, दिस इज द कीवर्ड, कि ये सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज में डील करते हैं जिसको पहली बार ही इशू किया गया होगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में भी डील करते हैं। फंक्शन क्या है हमारी प्राइमरी मार्केट का? बेसिकली ये आपकी मदद करते हैं ताकि आप फंड्स को ट्रांसफर कर सको, सेवर से लेकर एंटरप्रेन्योर्स तक, और एक नई एंटरप्राइज भी आप यहाँ पर क्रिएट करने में मदद कर सकते हो, आप बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद कर सकते हो। तो मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी मार्केट ज्यादातर किन रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा आपको देती है, जब भी आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, मॉडर्नाइज करना हो, डाइवर्सिफाई करना हो, एक नई एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करनी हो, तो ऐसे में प्राइमरी मार्केट आपके लिए मोस्ट सुटेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? वो बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। ठीक, अब सेकेंडरी मार्केट के डिटेल पे जाने से पहले थोड़ा सा दोनों के बीच का एक डिफरेंस समझ लेते हैं। तो मीनिंग तो हमें पता है, प्राइमरी मार्केट कौन से सिक्योरिटीज में डील करती है? सिंपल सी बात, ये न्यू सिक्योरिटी में डील करती है तो ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करती है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स यानी कि मेनली ये डायरेक्टली कंपनी के थ्रू ही यहाँ पे काम हो रहा है। आप यहाँ पर इंटरमीडियरी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बट यहाँ पे कंपनी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्टली है। बट सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑनरशिप एक्सचेंज हो रही है बिटवीन द इन्वेस्टर्स। ठीक, यहाँ पर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होता, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कैपिटल फॉर्मेशन प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली होता है और सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्टली। बाय और सेल की अगर हम बात करें तो क्योंकि प्राइमरी मार्केट सिर्फ और सिर्फ न्यू इशू मार्केट है, नई सिक्योरिटीज में डील करती है, तो यहां जाकर आप सिर्फ सामान को खरीद सकते हो, क्योंकि बेचने का मतलब तो यह है कि आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बेच रहे हो, पुराना सामान बेच रहे हो, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग अलाउड है। बट ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी मार्केट में खरीदो और बेचो, कुछ भी करो। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था याद रखने के लिए हमेशा, कि आप कार को एग्जाम्पल लो, कि नई कार खरीदनी है तो सीधे शोरूम में जाते हैं, और वहीं पे एग्जिस्टिंग कार में डील करना है तो उसकी एक अलग मार्केट होती है जहां पर पुरानी गाड़ियां ही खरीदी और बेची जाती हैं। पर शोरूम में जाकर आप अपनी गाड़ी तो नहीं बेच रहे ना, वहां पे आप सिर्फ गाड़ी खरीद के लेकर आ रहे हो, वो भी न्यू। ठीक है, तो बस ऐसे इसको ध्यान रखो कि यहाँ पर शेयर्स को खरीदा बेचा दोनों जाता है क्योंकि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करती है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नई सिक्योरिटीज में डील किया जाता है। प्राइस कैसे डिसाइड होती है? क्योंकि यहाँ पर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, सीधा सीधा कंपनी इन्वॉल्व है पूरी तरीके से, तो यहाँ प्राइस मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी। बट सेकेंडरी मार्केट में यही प्राइस मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट की कोई ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है, बट सेकेंडरी मार्केट कुछ कुछ जगहों पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट सेकेंडरी मार्केट को थोड़ा सा और समझते हुए, और सेकेंडरी मार्केट के हमने यहाँ पर 3 नाम देखने हैं। सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज, फिर सेकेंडरी मार्केट बोल दो, स्टॉक मार्केट बोल दो, बात एक ही है। अब ये सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज या फिर हमारी शेयर मार्केट, ये क्या कहती है? पहली बात तो ये एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म देती है, किस चीज के लिए? ताकि आप बाय और सेल कर सको अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। और थोड़ा सा अगर मैं आपको लॉ की लैंग्वेज वाली डेफिनेशन याद कराऊं तो वहां आपने पढ़ा था कि ये मेनली 3 काम करती है। ये असिस्ट करती है, असिस्टिंग, वहां पर आपने पढ़ी थी ये लाइंस कुछ, कि ये क्या करती है? ये असिस्ट करती है, रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है। किस चीज को रेगुलेट, कंट्रोल और असिस्ट करती है? किसी एक बिजनेस को। और वो बिजनेस किस चीज का है बच्चों? वो बिजनेस है बाइंग
एंड सेलिंग, यानी कि खरीदना और बेचना, और या फिर डीलिंग इन सिक्योरिटीज, यानी कि अगर आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं अगर सिक्योरिटीज के अंदर, तो उसको देखने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक इंस्टीट्यूशन है, जिसको हमने यहाँ पर बोला है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील कर सकते हो। आप अपने पैसे को पहले इन्वेस्ट करके, मान लो एक जगह पर आपको लगता है कि शेयर्स अच्छे मिल रहे हैं, आपने वहां पर 1000 रुपए लगा दिए, 100 रुपए का एक शेयर था, आपने 10 शेयर्स खरीद दिए। अब आपको लगता है कि नहीं यार, किसी दूसरी कंपनी में अच्छा चल रहा है प्राइस, तो आपने वहां से अपने पैसे को विड्रॉ किया और किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये बाइंग और सेलिंग, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट की हेल्प से बहुत अच्छा खासा कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। चलो नई सिक्योरिटी हर जगह पर मिल जाएगी, मतलब कि आपको पता है कि नया सामान तो देखो हर जगह पर बहुत आसानी से मिल जाता है, बट हम परेशान कब होते हैं जब हमारे हाथ में यूज्ड सामान हो, एग्जिस्टिंग हो, पुराना हो। तो अगर कभी किसी के पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है तो कोई कहाँ जाए, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, आ जाओ सीधे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो बेटा ये आपके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी मतलब कैश में कन्वर्ट करके देते हैं, मार्केटेबिलिटी यानी कि आप अपने उन शेयर्स को, उन डिवेंचर्स को, उन बॉन्ड्स को, या मैं सिंपली कहूं अपने उस फाइनेंशियल एसेट को एज अ कमोडिटी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, सिक्योरिटीज यहाँ पे जो भी ट्रेड की जा रही हैं, क्लियर हो रही हैं, सेटल हो रही हैं, उसके ऊपर भी एक हाथ है, यानी कि यहाँ पर मम्मी बैठी हुई हैं, जैसे कि सभी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर पिताजी हैं आरबीआई, ठीक उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी इनकी माताजी बैठी हुई हैं, जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ जितना भी काम होता है वो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है इस बार कि फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आने वाले हैं, तो पढ़ लेना, आ गए तो अच्छी बात है ना। तो उसके लिए आपने क्या याद रखना है, सी द स्कोप फॉर द लिक्विडिटी एंड प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। क्या बोला, सी द स्कोप फॉर द लिक्विडिटी एंड प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, और इसी में हमारे सारे के सारे पॉइंट्स छुपे हुए हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी है। अब प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टॉक एक्सचेंज आपको एक रेडी प्लेटफॉर्म दे रहा है, मतलब कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना, सीधे हमारे पास आओ, हम आपको प्रोसेस बताएंगे पूरा क्या है, पूरा प्रोसीजर आपको समझाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आओ और डील करना शुरू कर दो। तो ये आपको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर एक कॉन्टिन्यूस मार्केट है जो इसी चीज के लिए काम कर रही है, सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम बताएंगे कि कितनी जो है हमारी सिक्योरिटीज की प्राइस चल रही है। यहाँ पे सारा काम बिल्कुल आसान होता है कि आप सभी लोगों ने कॉमर्स के बचपन में ये पढ़ा है कि एक डिमांड कर्व होता है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि उसका प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, और उसी के साथ एक सप्लाई कर्व होता है जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि प्राइस के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और जहां पर ये दोनों कर्व आकर मिल जाते हैं, जहां पर सप्लाई और डिमांड कर्व आकर मिल जाते हैं, वही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। उसी इक्विलिब्रियम प्राइस पर हम अपनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को एक्सचेंज करते हैं। तो ये बात हम जानते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक इसी तरीके से हम भी यहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज की प्राइस को यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं और कांस्टेंट वैल्यूएशन चलता है और टाइम टू टाइम जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको अपने कुछ मीडियम्स के थ्रू प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा उन्होंने क्या बोला, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर एक चीज वेल रेगुलेटेड है। सेबी बैठी हुई है भाई हमारे ऊपर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने हमें बोला हुआ है कि जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं सबका रजिस्ट्रेशन कराना है, हर एक ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी चीज यहाँ पर छुपी हुई नहीं है। तो यहाँ पे हर एक चीज रेगुलेटेड है, वेल डिफाइंड है, जैसा भी लीगल फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है ठीक उसी तरीके से। तो ये आपको एक कह सकते हो कि इंश्योर करता है कि आप यहाँ पे सेफ और फेयर डील ले रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, अगर आप सही जगह से काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मत घबराइए। उसके बाद इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्योंकि सिक्योरिटीज को बार बार खरीदा बेचा जा रहा है, रोज की रोज यहाँ पर डीलिंग चल रही है, तो इस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की वजह से कभी लोग पैसा निकाल रहे हैं तो उस पैसे को फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो पैसा है
वो मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में लग रहा है। यानी कि हमें लगता है कि जिस जगह पर ज्यादा पोटेंशियल है कि ज्यादा अर्निंग्स हो सकती हैं, हम वहां उस पैसे का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा है। आज हमने एक जगह पर 100 रुपए इन्वेस्ट किए, कल को वो पैसा हमारा 150 रुपए में कन्वर्ट हो गया, परसों 175 रुपए में कन्वर्ट हो गया। सो डेफिनेटली आप अपने पैसे से पैसे को कमा पा रहे हो और कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, जो अल्टीमेटली हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। देन उसके बाद आता है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, यानी कि एक अवेयरनेस लेकर आनी है लोगों के अंदर, एक ऑनरशिप की फीलिंग को जनरेट करना है, कहीं ना कहीं लोगों को एडुकेट करना है कि किस तरीके से शेयर मार्केट काम करती है, क्या फायदे होते हैं उन सभी चीजों के। तो ये चीजें बताना, एडुकेट करना लोगों को, ये हमारे लिए है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, जो टाइम टू टाइम शेयर मार्केट करती है। सो थ्रू द रेगुलेशन ऑफ द इशू एंड द बेटर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एक स्टॉक एक्सचेंज मदद करती है लोगों की कि वो अब उनको एडुकेट करेगी अबाउट द इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से ज्यादा लोग सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट को जस्ट एक गैम्बलिंग के नजरिए से देखते हैं और डरते हैं यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, बट वो ये नहीं समझते कि ये एक स्किल बेस्ड बिजनेस है, जहां पर अगर आपने इससे रिगार्डिंग स्किल सीख लिए तो ये एक मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस भी आपके लिए बन सकता है। बट वही है, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस और नॉलेज और इंफॉर्मेशन, लोग इसको गलत साइड से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग द स्कोप फॉर द स्पेक्यूलेशन। अब डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं, तो कई हद तक हमें यहाँ पर अनुमान लगाना पड़ता है कि आज अगर किसी शेयर की प्राइस 100 रुपए है तो कल को क्या होगी, क्योंकि डेली मार्केट चलती है। तो इस तरीके के अनुमान यानी कि जो स्पेक्यूलेशंस हैं यहाँ पर अलाउड हैं। ये स्कोप प्रोवाइड करता है कि आप इस तरीके से वो चार्ट्स वगैरह बना के कुछ एनालिसिस कर सकते हो कि आज मार्केट की कंडीशन ये है तो कल को क्या होगी, बट ये सब कुछ होना चाहिए एक हेल्दी और रिस्ट्रिक्टेड मैनर में। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि कुछ स्पेकुलेशन जरूरी है ताकि हम डिमांड और सप्लाई को मेंटेन रख सके। तो स्टॉक एक्सचेंज आपको एक रीजनेबल और कंट्रोल्ड स्कोप देता है कि विद इन द प्रोविजन ऑफ द लॉ, यानी कि लॉ को ध्यान में रखते हुए आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे कुछ फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब किस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर होता है, यानी कि कैसे काम करते हैं आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो मैंने जब आपको यहाँ पे डिटेल लेक्चर में पढ़ाया था तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स में इनको कन्वर्ट किया था, क्योंकि मैंने पॉइंट्स के भी पॉइंट्स बनाए थे। तो अगर आपको वहां से याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर आप पॉइंट से पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो ताकि आप लिंक क्रिएट करो। यहाँ उन्हीं चीज को मैंने 5 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है सोपेट के नाम से, जहां पर एस से है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, ओ से है ओपनिंग ऑफ द डीमेट अकाउंट, पी से है प्लेसिंग एन ऑर्डर, ई से है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर और टी से है ट्रांजैक्शन सेटल्ड। अब क्योंकि प्रोसेस को हम नहीं चेंज कर सकते तो इसलिए इसका एक्रोनिम भी ऐसा है जो वन आफ्टर वन है। तो सबसे पहले आप मार्केट में घुस रहे हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो क्या ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर है। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले तो किसी ब्रोकर को ढूंढो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ब्रोकर के थ्रू काम करना है। स्टॉक मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से आपको कनेक्ट वो ब्रोकर ही कराएगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सबसे पहला काम यही करना है कि आपको अपने लिए एक ब्रोकर ढूंढना है जो या तो खरीदेगा या बेचेगा सिक्योरिटीज को आपके बिहाफ पे। तो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स ही होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्योंकि इन्वेस्टर डायरेक्टली नहीं डील कर सकता, तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं एक शेयर ब्रोकर को ढूंढना ही पड़ेगा। जैसे ही आप उसको ढूंढ लेंगे तो आप एक डीमेट अकाउंट खोलेंगे अपने एक डिपोजिटरी के साथ। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है बेटा, डीमेट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट की तरह होता है कि अगर आपको बैंक ट्रांजैक्शन करनी है तो आप अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। इन द सेम वे अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर्स में डील करना है तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके शेयर्स को यहाँ पर दिखाया जाएगा, कितने खरीद लिए हैं, कितने बेच दिए हैं, वो सारी चीजें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके उस डीमेट अकाउंट में दिखाई जाएगी। सो डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है शेयर्स को खरीदने के लिए या सिक्योरिटीज को बेचने के लिए इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इन्वेस्टर्स को अपने डीमेट अकाउंट या जिसको हम बेनिफिशियल ऑनर अकाउंट भी कहते हैं वो ओपन कराना पड़ता है किसी भी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, ताकि वो आपके बिहाफ पर आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करे और उसको ट्रांसफर कर सके। और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो आपके बिहाफ पे बेसिकली आपके डीमेट अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद प्लेसिंग एन ऑर्डर, जब आपने डीमेट अकाउंट खोल लिया, फॉर्मेलिटी आपकी पूरी हो चुकी है, ब्रोकर को आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ एक फॉर्म भी फिल कर लिया था, क्लाइंट एग्रीमेंट फॉर्म, सारी डिटेल भी दे दी जिसमें पेन डिटेल आपकी मैंडेटरी होती है, आपने डीमेट अकाउंट भी खोल लिया। अब उसके बाद इन्वेस्टर जो है वो ऑर्डर प्लेस करेगा ब्रोकर के साथ कि उसे क्या करना है। तो यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए कि कितने शेयर्स जो हैं वो आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, किस प्राइस पे खरीदना और बेचना चाहते हैं। और जैसे ही आपने ये ऑर्डर उसको दे दिया तो वो आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशू कर देगा, ताकि आपको ये श्योरिटी हो जाए कि उसको आपको ऑर्डर मिल चुका है। ठीक है, जैसे कि आपको आता है ना जोमेटो पे लिखा हुआ ऑर्डर हैज कंफर्म्ड, तो कुछ इसी तरीके से। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, उसके बाद आपके ऑर्डर के ऊपर वर्क किया जाएगा। तो जो भी कंप्यूटर होता है ब्रोकर के ऑफिस में, अब वो मैचिंग करता है कि आपने जो अपनी रिक्वायरमेंट बताई क्या वो रिक्वायरमेंट किसी और के साथ मैच हो रही है। तो यहाँ पर मैच होता है ऑर्डर को, जो बेस्ट बिड होती है वो देखी जाती है, ऑफर प्राइस यहाँ पर चेक की जाती है, और जैसे ही जो प्राइस मेंशन की थी आपने मार्केट के अंदर वो मैच हो जाती है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पर ये बात कम्युनिकेट कर दी जाती है ब्रोकर के टर्मिनल, यानी कि ब्रोकर के कंप्यूटर सिस्टम में वो चीज आनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये ट्रेड हो जाता है तो ये बात इन्वेस्टर को बताती जाती है और इसको एक और स्लिप मिलती है अब यहाँ पर ट्रेड कंफर्मेशन, कि अभी तो हमने आपका ऑर्डर रिसीव किया था, अब हमारा ये ट्रेड भी जो है वो हो चुका है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चीज मिल गई है। ठीक है, चाहे आप बेच रहे थे तो भी, चाहे आप खरीद रहे थे तो भी। उसके बाद इन सभी चीजों के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेटलमेंट। ये सेटलमेंट पीरियड होता है आपका T+1, ट्रेड डे और एक दिन एक्स्ट्रा, जैसे कि मंडे को ट्रेड किया तो ट्यूसडे को सेटल हो जाएगा। यही पहले T+2 था, बट करंटली अब ये T+1 है। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टर क्या करेगा, डिलीवर करेगा शेयर्स को जो उसने बेचे होंगे, या उसको पैसा देना पड़ेगा। अब ये बात मैंने आपको समझाई थी कि मान लो ये इन्वेस्टर है और ये हमारी स्टॉक एक्सचेंज को ब्रोकर ही रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। तो सबसे पहले आता है पे इन डे। कौन सा दिन आता है, पे इन डे। अब पे इन डे स्टार्ट ही इन्वेस्टर की तरफ से होता है, जिसके अंदर या तो ये देगा शेयर्स, अगर ये बेच रहा था शेयर्स को तो ये शेयर्स देगा, अगर ये शेयर खरीदने वाला था तो ये कैश पे करेगा, मतलब इसी की तरफ से होगा जो भी होगा पे इन डे में। बट जैसे ही पे आउट डे आता है तो पे आउट डे में जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से आती है कि अगर उसने शेयर्स बेचे थे तो आप उसको पैसा दे दोगे, और अगर उसने शेयर्स खरीदे थे यानी कि उसने पैसा दे दिया था शेयर खरीदने के लिए, तो अब आप बदले में उसको उसके शेयर्स दे दोगे। ठीक है, तो मतलब एक ट्रांजैक्शन होती है जो इन्वेस्टर की तरफ से, वो पे इन डे पे होती है, खत्म होती है वो पे आउट डे पे, किसकी तरफ से, जो हमारा ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज है उसकी तरफ से। तो देखिए जरा, in this stage the investor has to deliver the shares sold or he has to pay the cash for the shares purchased. This would be done immediately after receiving the contract note. और ये काम कब हो जाना चाहिए, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है उसके तुरंत बाद ये काम हो जाना चाहिए, और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक द पेमेंट और डिलीवर द शेयर्स टू द एक्सचेंज, या फिर जिस दिन ब्रोकर ने या तो पेमेंट कर दी होगी उनसे लेकर, या शेयर्स डिलीवर कर दिए होंगे स्टॉक एक्सचेंज को। तो ये पूरा जो है इमीडिएटली होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट नोट के बाद। ब्रोकर यहाँ पर अब डिलीवरी करेगा शेयर्स के डीमेट अकाउंट की, डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट में यहाँ पर शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब वही बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, कैश पे कर दिया जाएगा अगर सिक्योरिटीज को खरीदा गया है, सिक्योरिटीज डिलीवर कर दी जाएंगी अगर सिक्योरिटीज को बेचा गया है, और ये सब काम कब होगा, पे इन डे में, विच इज बिफोर द T+1 डे, यानी कि ट्रेड डे से एक दिन पहले ही ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि T+1 का तो मतलब है कि पे आउट डे आने वाला है और पे आउट डे पे चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सो बिफोर द T+1 डे एज द डील हैज टू बी सेटल्ड एंड फाइनलाइज्ड ऑन द T+1 डे, क्योंकि ये काम हमें करना ही है, क्योंकि T+1 डे तक का ही हमें टाइम मिलता है सारे काम को करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर। अब बच्चों ये जो आप सब चीजें पढ़ रहे हो इसको एक नाम दिया गया है, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है बेटा डीमेटेरियलाइजेशन, या जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग।
कि पहले क्या होता था, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे शेयर्स के बदले में, बट अब उन्हीं को ही ऑनलाइन एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जब आप अपने फिजिकल सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन एंट्री में कन्वर्ट करते हो तो उसको डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज डीमेटेरियलाइजेशन। बट अगर आप फिर से उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कहलाता है रीमेटेरियलाइजेशन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से वापस फिजिकल फॉर्म में आना रीमेटेरियलाइजेशन, बट फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाना डीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है, अब हमने ऊपर बात करी थी कुछ डिपोजिटरी और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में। तो बेटा पहली बात तो डिपोजिटरी होती क्या है। इंडिया के अंदर दो डिपोजिटरी हैं, NSDL और CDSL। अब NSDL की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। वहीं पे CDSL क्या है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। यहाँ सिक्योरिटी नहीं लिखना, क्या लिखना है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब ये होती क्या है, जिस तरीके से बैंक आपके पैसे को अपने पास सेफ रखता है, ठीक उसी तरीके से ये बैंक का ही रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ में, लेकिन ये शेयर्स में डील करते हैं। तो जिस तरीके से एक बैंक आपके पैसे को अपने अकाउंट में सेव करके रखता है, ठीक उसी तरीके से एक डिपोजिटरी आपके शेयर्स को अपने पास डीमेट अकाउंट की फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास सेफ रखते हैं। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स की मदद की जाती है। इंडिया के अंदर दो मेन डिपोजिटरी हैं, जहां पर NSDL सबसे पहली और लार्जेस्ट डिपोजिटरी है, जिसको हमारी IDBI, UTI और NSE प्रमोट करते हैं एक जॉइंट वेंचर की तरह। बट वहीं पे CDSL सेकेंड डिपोजिटरी है जो यहाँ पर प्रमोट की जाती है बाय द BSE एंड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नाम याद रखने आपको। अब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, इन्हीं डिपोजिटरीज के अंदर हमारे पास कुछ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं। मतलब डिपोजिटरी तो एक इंस्टीट्यूशन हो गया, बट उस इंस्टीट्यूशन में भी तो कुछ लोग काम कर रहे हैं ना, तो उस इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो इनके साथ कनेक्टेड होते हैं, जो एक्चुअल में इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई ICI बैंक भी हो सकता है जो इन्वेस्टर और डिपोजिटर्स के साथ मिलने का काम करता है। यहाँ पर बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्टॉक ब्रोकर्स, ये सभी लोग एज अ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट काम कर सकते हैं, बट यस इनको सेबी की गाइडलाइंस और सेबी की कही हुई सारी बातों को मानना होता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि यहाँ तक की सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब पता नहीं क्यों मेरा दिल फिर से कहता है कि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। तो बेटा अब आती है मम्मी, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जितना भी कुछ हमने पढ़ा ये इनके बिना अधूरा था, और इसको एस्टैब्लिश ही इन्होंने किया है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यही इसको रेगुलेट कर रही हैं। तो जब इनका एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था तो उससे पहले बहुत सारी स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर मम्मी की नीड अराइज हुई। तो पहले तो इनको 12 अप्रैल 1988 में एस्टैब्लिश कर लिया गया था, बट एज एन इंटरिम बॉडी, मतलब एक लीगल स्टेटस नहीं दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही हमारी जो सेबी थी वो वर्क करती थी, बट जरूरत पड़ी कि इनको एक अलग आइडेंटिटी देनी थी, तभी यहाँ पर जो लोग हैं वो इनकी बात को सुनते। तो 1992 में सेबी को एक स्पेशल सेबी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड किया गया और इसको एक लीगल स्टेटस दिया गया, जहां पर इनको मिली एक सेपरेट लीगल एंटिटी। तो 1992 में इनको रिकॉग्निशन मिला एज अ लीगल बॉडी। ठीक है, अब जब सेबी को बनाया गया तो उसके पीछे उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या चीजें थी। तो बेटा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि भाई जिस चीज के लिए हमने इसको बनाया है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो उसको रेगुलेट करना है। इसी सिक्योरिटीज इंडस्ट्री को हमें प्रमोट करना है ताकि ऑर्डरली फंक्शनिंग यानी कि बिना किसी रुकावट के काम हो सके। हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं राइट और इंटरेस्ट, चाहे आप एक इन्वेस्टर्स हो, चाहे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो, या कोई भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो। हम यहाँ आपकी मदद करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, गाइड करेंगे, आपको एडुकेट करेंगे। और क्यों आए थे हम यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हो रही थी, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस को रोक लगाने के लिए आएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। एक बैलेंस बनाएंगे सेल्फ रेगुलेशन के बीच में और इसके स्टैच्यूटरी रेगुलेशन के बीच में। मतलब कि लीगली तो बहुत सारे रेगुलेशंस आपके ऊपर हैं, बट खुद भी आपको कुछ चीजों का यहाँ पर ध्यान रखकर चलना है। प्लस सभी लोगों के काम करने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर बनाया जाएगा, और एक ब्रोकर
एक बैंकर या जैसे जो भी हमारे मर्केंट बैंकर्स वगैरह हैं, वो कौन सी फेयर प्रैक्टिसेस को यहाँ पर फॉलो करेंगे, वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे ताकि अपने इस मार्केट को कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल बनाया जा सके। तो अब बात करते हैं बिल्कुल आखिरी टॉपिक की, यानी कि हमारी ये जो मम्मी है ये हमें कैसे मदद कर रही है, कौन कौन से हमारे लिए फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो बेटा जिस तरीके से हमारी मम्मी हमारे ऊपर पूरा डंडा रखती हैं कि हाँ जी कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ हमारा ध्यान रखती है, सब कुछ कंट्रोल करती हैं, और उसी तरीके से वो मम्मी हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव गार्ड की तरह भी होती हैं कि पूरी दुनिया से हमें बचाती हैं और हमारे डेवलपमेंट के लिए भी काम करती हैं। ठीक उसी तरीके से सेबी भी अपनी स्टॉक मार्केट के लिए 3 फंक्शन परफॉर्म करती है, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस की। तो रेगुलेटरी फंक्शंस में सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बिना मतलब के लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं ना, इनका घूमना बंद करना है। तो रजिस्ट्रेशन करा लो कि आप चाहे कोई ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, कोई भी प्लेयर है मार्केट के अंदर, आप सभी का रजिस्ट्रेशन होगा। और क्या कुछ भी आके बेचना शुरू कर देते हो और इन्वेस्टर्स को ठगते हो, तो जो भी बेच रहे हो, जो भी स्कीम लेकर आए हो, उस सभी स्कीम्स का हम यहाँ पर कराएंगे रजिस्ट्रेशन। कोई भी म्यूचुअल फंड है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और तुम ये जितने भी ब्रोकर हो, पोर्टफोलियो एक्सचेंज हो, अंडरराइटर हो, चाहे कोई बैंकर हो, हम यहाँ पे तुम्हारे बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए नजर है हमारी पूरी कि तुम क्या कर रहे हो। बिना मतलब की बिडिंग नहीं करनी अननेसेसरी, तो आपके बिड्स पर हम टेक ओवर बिड्स पर रेगुलेट करेंगे। और ध्यान रखना, कभी भी इंस्पेक्शन के लिए बुलाया जा सकता है, इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है, तुम्हारे अकाउंट्स को चेक किया जा सकता है, तुम्हारी चेकिंग हो सकती है, ऑडिटिंग हो सकती है। और किसी भी तरीके के अगर अदर चार्जेस हमें लगाने पड़े, जैसे कि बैंक अपनी कोई भी सर्विस देता है तो आपसे आप बैंक चार्जेस लेता है, ठीक उसी तरीके से अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, आपको सर्विस देने के लिए किसी भी तरीके का अगर हमें कोई चार्ज लगाना होगा तो वो चार्ज हम आपके ऊपर लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बना रखा है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। अगर इसके तहत कुछ और भी फंक्शन परफॉर्म करना है, सेबी को कोई और भी रोल प्ले करना है एज अ रेगुलेटरी बॉडी, तो वो ये काम कर सकती है। ठीक, तो ये तो हो गए रेगुलेटरी फंक्शन। अब डेवलपमेंट के लिए क्या करती है? डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है लोगों को एडुकेट करना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एडुकेट करने की जरूरत थी इंटरमीडियरीज को, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, रिसर्च कंडक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया जाता है ताकि जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं सभी को जानकारी मिले। उसके साथ साथ बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पर मेजर्स लिए जाते हैं ताकि कैपिटल मार्केट को डेवलप किया जा सके, इसको और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा सके, लोग इस तक आसानी से पहुंच सके। उसके बाद प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए क्या परफॉर्म करती है? जितने भी तरीके की ये बिना मतलब की फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, इस पे रोक लगाई जाती है। चाहे वो आप मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, या प्राइस को अननेसेसरी हाई कर रहे हो, या फिर अगर आप कभी भी इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो, तो पहली बात तो इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, बिना मतलब में आप इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हो अंदर ही अंदर, तो अगर ये काम करते हुए पकड़े गए तो पेनल्टीज लगेंगी। और इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए जो भी कुछ कर सकती होगी सेबी, वो सारे काम करेगी, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगी, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ फंक्शंस ऑफ सेबी कंप्लीट हुआ और हमारा फाइनेंशियल मार्केट का वन शॉट रिवीजन भी। तो मुझे बताना कि ये वन शॉट रिवीजन तुम्हें कैसा लगा, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए या नहीं। जो इतनी सारी बातें डिटेल में पढ़ी थी, आज कुछ ही मिनटों में हमने उन सभी चीज़ों को कंप्लीट किया। तो मुझे बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इसके बाद केस स्टडीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मत भूलना। तो बच्चों, पार्ट बी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, 9 और 10, यानी कि 15 मार्क्स का काम कर लिया है। तो अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आगे के 15 मार्क्स को कवर अप करने के लिए, जो कि है हमारे पार्ट बी से ही। तो तब तक के लिए यहाँ तक की तैयारी बढ़िया कर लो, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।